हेलो दोस्तों। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर आलोक लोखंडे है, जिन्होंने मोर देन 35 कंट्रीज की है। टू बी प्रिसाइज 38 कंट्रीज की है। पिछले 12 सालों से वो ये टूर मैनेजर के प्रोफेशन में है। वीना वर्ल्ड के साथ वो इतनी सारी टूर्स कर चुके हैं कि अगर आपने उनको इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में कुछ भी पूछा तो वो आपको जरूर जवाब देंगे। आलोक, वेलकम टू द शो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूटान के बारे में। और उसके पहले आलोक, आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपने आपकी करियर की शुरुआत कौन से सिटी या स्टेट से की और आपकी लास्ट ट्रिप कहाँ थी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। यस, हाय नील। मैंने मेरी जो इस टूरिज्म इंडस्ट्री में मैं पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ और इसकी जो शुरुआत की है, मेरी सबसे पहले जो शुरुआत मैंने स्टार्ट की थी वो मतलब कश्मीर से। कश्मीर ये मेरा पहला सेक्टर था जहाँ पे मैं पहली बार गया था। और कश्मीर ये मेरा पहला प्यार भी है कि जहाँ पे मैं हमेशा जाना भी चाहता हूँ। उसी के साथ अभी कैसे कि कुछ कुछ सेक्टर्स में बाकी के भी सेक्टर्स करता हूँ, बाकी सेक्टर्स में भी घूमता रहता हूँ। तो मुझे हर एक सेक्टर्स के बारे में अगर आपको कभी भी कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पे भी पूछ सकते हो। उसी के साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके कभी भी पूछ सकते हो। आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करोगे, उसके ऊपर मैं मेरा नंबर भी छोड़ के रखूंगा। अगर आपको कभी कॉल करना होगा तो इन बिटवीन आपको लगा तो आप उस दौरान कॉल भी मुझे करोगे। अभी इस टूरिज्म इंडस्ट्री में आने का सबसे पहला मोटिव मतलब मुझे एक अट्रैक्शन था, वो मतलब फ्लाइट का। कि फ्लाइट में लोग बैठते कैसे हैं, लोग जाते कैसे हैं, लोग ट्रैवल कैसे करते हैं और लोगों को अंदर जाने के बाद में क्या-क्या मिलता है। तो ये मुझे सबसे पहले एक अट्रैक्शन था जो मुझे खींच के लाया टूरिज्म की तरफ। मेरे कुछ रिलेटिव थे जो 2010 में सबसे पहले उन्होंने एक इंटरनेशनल टूर ट्रैवल की थी और उस दौरान उन्होंने एक टूर मैनेजर को देखा। और मेरे रिलेटिव्स लोगों को ये पता था कि मुझे ना फ्लाइट का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। तभी उन्होंने मुझे बोला कि आलोक, अगर तू टूर मैनेजर बनेगा तो फिर तुझे फ्लाइट में घूमने को मिलेगा। तो ये अट्रैक्शन मुझे टूरिज्म की तरफ खींच के लाया। फिर धीरे 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 करके मैं एक एक सीढ़ी चढ़ता गया और इंडिया के कुछ कुछ सेक्टर्स में विजिट करता गया। और वो होने के बाद में जैसे ही 2017 में सबसे पहले 2016 में आई थी, सो 2016 में मैंने इंटरनेशनल टूरिज्म भी स्टार्ट किया। फिर इंटरनेशनल में साउथ ईस्ट से लेके अभी मैं यूरोप तक के जो टूर्स है वो सभी में कंडक्ट करता ऑसम। सो आलोक, आपकी लास्ट ट्रिप किधर थी? मुझे पता है कि आप लास्ट मंथ ही किधर तो गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हूँ। यस नील, मैं लास्ट मंथ ही गया था, वो मतलब लेह में। जैसे कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, तो वो ताज पे बैठा हुआ एक हीरा मतलब लेह लद्दाख है। तो उसी लेह लद्दाख में मैं गया था पिछले महीने ही। लेह लद्दाख जो बहुत ही बढ़िया एक सेक्टर्स, जिसके लिए बाइकर्स हमेशा बैठे हुए रहते हैं कि हम लोग कब वहाँ पे जाएंगे, कब वहाँ पे घूमेंगे। क्योंकि वहाँ के रास्ते, वहाँ की जर्नीज और उसी के साथ कुछ फोटोग्राफर्स, कुछ ट्रेकर्स, सबकी पसंदीदा जगह लेह। तो वैसे सेक्टर में मैं अभी पिछले महीने में रह के आ चुका हूँ और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 टूर मैंने कंडक्ट करके मैं अभी रिटर्न मुंबई आ चुका हूँ। ग्रेट। जैसे आपने कहा, इंडिया तो खुल गया है। इनक्रेडिबल इंडिया देखने के लिए सभी जा रहे हैं वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर्स के साथ और वीना वर्ल्ड की टूर्स के साथ। पर आज का हमारा टॉपिक है भूटान। और भूटान, जिसे किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है, जिसके नॉर्थ में है चाइना, जिसके साउथ ईस्ट और वेस्ट में है इंडिया। अभी आलोक, आपने भूटान की बहुत सारी टूर्स की है, तो आपसे थोड़ा जान लेते हैं कि जब एक टूरिस्ट या एक ट्रैवलर भूटान जाते हैं तो वो क्या फीलिंग होती है? आपको क्या फीलिंग आई थी जब आप भूटान पहली बार गए थे और पिछली कुछ बार आपने जो टूर्स की है, आपने जो हॉलीडेज की है, आपको क्या फीलिंग आती है? भूटान के बारे में थोड़ा बताइए। यस डेफिनेटली नील। नील, मैं सबसे पहले आपको एक बताना चाहूंगा कि भूटान क्या है। भूटान, आपको पता है कि जब भी हम लोग छोटे थे तो एक पिक्चर निकाला करते थे कि पहाड़ निकालते थे, फिर बाजू में बहती हुई एक नदी हम लोग दिखाते थे और उसमें छोटे छोटे घर और उसी के साथ में पहाड़ों से निकलता हुआ सनराइज हम लोग दिखाते थे। ये हमारे बचपन में सभी लोगों ने ये पेंटिंग डेफिनेटली किया होगा। तो वो पेंटिंग हुबेहूब हमें देखने को मिलता है, वो मतलब जिस टाइम पे हम लोग भूटान की जर्नी करते हैं। भूटान में जिस टाइम पे हम लोग घूमते हैं, क्योंकि भूटान कैसे है कि भूटान का जो टोटल एरिया है
मतलब अप्रोक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल वो एरिया है। और उसमें से तो 100% में से 70%, तो भूटान का जो पूरा एरिया है वो 70% एरिया ये टोटली फॉरेस्ट के अंडर है। वहाँ के लोगों का ये समझ है कि 60% एरिया डेफिनेटली फॉरेस्ट के अंडर ये होना चाहिए, क्योंकि लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन ये मिलता रहे। इसके लिए भूटान में आप देखने जाओगे तो 70% आपको फॉरेस्ट एरिया ये देखने को मिलता है। वहाँ पे जिस टाइम पे हम लोग जाते हैं, जाने के बाद में आप देखोगे कि वहाँ पे ना कैसे है कि जो शादी होने के बाद में, हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि शादी होने के बाद में पति के घर में पत्नी चली जाती है, लेकिन भूटान में वो उल्टा होता है। भूटान में ऐसे होता है कि शादी होने के बाद में पति पत्नी के घर पे चला जाए। तो ये एक थोड़ा सा अलग है भूटान। आप जाओगे तो आप देखोगे कि भूटान की हर एक चीज है। जैसे हमारे यहाँ पे हर एक राज्यों को मिलके, अलग अलग राज्यों को मिलके ये पूरा इंडिया बना हुआ है, वैसे ही भूटान ये अलग अलग स्टेट को मिलके ये बना हुआ है। इतना छोटा सा देश है। इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया भूटान से 84 टाइम्स बड़ा है। मतलब आप सोचो कि वो कितना छोटा देश रहेगा। 7.5 लाख लोगों की वहाँ पे पॉपुलेशन है। उनकी खुद की आर्मी भी है, लेकिन जो आर्मी है वो नॉर्मल आर्मी है, उनके पास में नौदल हो या फिर वायुसेना हो वो नहीं है। लेकिन उनके जो प्यारे पड़ोसी है, मतलब हम लोग उनको मदद करते हैं उस चीज के लिए। जो आर्मी के लिए हम लोग उनको मदद करते हैं। इवन आप भूटान में जाओगे तो आप भूटान में देखोगे जो रोड कंस्ट्रक्शन है, पूरा पहाड़ी एरिया होने के बावजूद भी वहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें गर्व महसूस होता है क्योंकि वहाँ के जो रोड है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ये बांधे हुए रोड्स है। भूटान में इस टाइम पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद में अलग अलग क्यूजीन्स भी है जो वहाँ पे हम लोग खाते हैं। तो अलग अलग क्यूजीन्स कौन से हैं भूटान में, स्पेशली लोग है ना वहाँ पे, कैसे कि भूटान ये वैसे ठंड प्रदेश है, वहाँ पे थोड़ी सी ठंडी ये हमेशा हमें लगती है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर आप दिन का देखने जाओगे तो 15 से 20 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। इसके लिए लोग बॉडी थोड़ी गर्म रखने के लिए ना, वहाँ के लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा चिलीज खाते हैं। जो ग्रीन चिलीज हो या फिर रेड चिलीज हो, उनके हर एक क्यूजिन में आप देखोगे तो उनके हर एक डिश में ना वो लोग चिलीज ये डाला करते हैं। चिलीज और उसी के साथ में वो लोग जो उसमें डालते हैं वो मतलब याक का चीज, क्योंकि वहाँ पे याक का चीज भी एक फेमस है। हमारे यहाँ पे जिस टाइम पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो नॉर्मली हम लोग जगने के लिए क्या करते हैं कि एक च्युइंगम खाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग गाड़ी चलाते टाइम जगना है क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है तो उसमें वो लोग है ना याक का चीज खाते हैं। याक का चीज जिसे वो ड्राई करके रखते हैं और उसके बाद में एज ए च्युइंगम की तरह वो खाते हैं। तो ऐसा प्यारा ये देश है भूटान। और देखने जाए तो उसका वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंट्री में भी उसका 8वां नंबर आता है। मतलब आप देखोगे कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। आप अगर कंपेयर करोगे तो बाकी के देश जीडीपी से कंपेयर करते हैं कि देश का ग्रोथ कैसे बढ़ता है, लेकिन यहाँ का जो जो रेशो है वो मतलब जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसके ऊपर ये लोग इंडेक्स के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है और कैसे ये लोग आगे आगे की तरफ ये जाने वाले हैं। यहाँ पे जिस टाइम पे आप जर्नीज करते हो तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना आपको एक जोंग देखने को मिलेगा। जोंग मतलब क्या, वहाँ का पुराना फोर्ट। उस फोर्ट को उन्होंने इतना अच्छी तरीके से रखा हुआ है। नॉर्मली हम लोग हमारे फोर्ट के अंदर जब भी जाते तो हम लोग वहाँ पे देखते कि अंदर जाने के बाद में वहाँ पे हमें फोर्ट में देखने को मिलता है वो मतलब एक म्यूजियम। लेकिन इस फोर्ट के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है वो मतलब एक मोनेस्ट्री जो हाफ पार्ट में बनी हुई है। बाकी का जो हाफ पार्ट है वो इन्होंने कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेस के लिए यूटिलाइज किया हुआ है, और बाकी का जो हाफ पार्ट जो उसमें से है वो उन्होंने कोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जो वहाँ के जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कोर्ट के लिए उन्होंने वो रखा गया है। तो ऐसा प्यारा देश भूटान। ये भूटान बेसिकली पहले कैसे था, भूटान में उस टाइम पे लोग ट्रैवल किया करते थे तो 1974 तक उन्होंने किसी भी बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया था भूटान में आने के लिए, कि वो थोड़ा सा भूटान ये आइसोलेटेड था। वहाँ पे लोगों को वो अलाउ नहीं करते थे, वो डरते थे कि अगर हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति अगर ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे तो वो चली ना जाए, वो लुप्त ना हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 1979 से उन्होंने जो बाहर के जो टूरिस्ट थे उनको बुलाना स्टार्ट किया। और बुलाया भी कैसे, उन्होंने लोगों को इनविटेशन दिया कि आप आओ हमारे देश में घूमो, हमारे देश में हम लोग आपको घुमाना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश कैसा है।
तो तभी 1979 में लोग वहाँ पे जाना स्टार्ट करने लगे। अभी भी वहाँ पे ऐसे रूल्स है कि जो अगर आप समझो एशिया की तरफ से जा रहे हो, मतलब दक्षिणी एशिया की तरफ से अगर आप जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे जाते टाइम ये आपको वीजा की जरूरत ये नहीं पड़ती। मतलब आपको पासपोर्ट की या फिर वीजा की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ एक परमिट निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से वहाँ पे जा रहे हो तो आपको $250 पर डे आपको वहाँ पे खर्चा ये करना पड़ता है। और ये ये इनका रूल है, गवर्नमेंट का रूल है। आप देख सकते हो कि उन्होंने ना उनकी जो संस्कृति थी वो उन्होंने अच्छे से जतन करने के लिए उन्होंने 2001 तक भूटान में एक भी टीवी और उसी के साथ में इंटरनेट को टोटली बैन करके रखा था। 2001 के बाद में उन्होंने वो स्टार्ट किया हुआ। तब आप सोच सकते हो कि वो कितना पॉजिटिव है हमारे खुद के कल्चर के बारे में। इसीलिए उन्होंने पूरे पुराने पुराने जो जोन है, मतलब जो फोर्ट्स है, उसके अंदर भी उन्होंने एक एक मॉनेस्ट्री बना के रखी हुई है। तो ये प्यारा सा देश भूटान, जिसके बारे में मैं अभी आपको धीरे धीरे करके कुछ कुछ बातें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप ग्रेट कैसे? आलोक। ऑफ कोर्स आपने इतना बताया, मैंने आपको रुकाया यहाँ पे क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो मैं एक एक करके पिकअप करता हूँ, पर उसके पहले इतना नॉलेज है आपको भूटान के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगा आपने भूटान की कितनी ट्रिप्स की है। नील, मैंने वैसे तो भूटान की मैंने 13 से 14 ट्रिप्स की है। लेकिन ये सेक्टर्स मुझे इतना प्यारा लगा क्योंकि यहाँ के लोग मुझे प्यारे लगे। आप जिस टाइम पे यहाँ पे जाते हो ना, तो जो परोसने वाला, देखो क्या होता है कि हम लोग जिस टाइम पे खाना खाने को जाते हैं तो अगर वेटर का मूड अगर खराब रहेगा तो खाने का टेस्ट भी हमें खराब लगता है। लेकिन भूटान में कैसे कि जो लोग आपको खाना परोसते हैं, जो लोग जिस टाइम पे आप साइट सीन के लिए जाते हो, वो लोग इतने खुश है ना, वो अपने में ही एक अलग ऊर्जा हमें देके जाते हैं कि एक अलग ही लगता है हमें। मतलब वहां पे जाने के बाद में ऐसे लगता है कि अरे नहीं, ये तो अपने ही लोग हैं, यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए आप देखोगे ना वहां पे कैसे नील की तो पॉपुलेशन मैंने आपको बताई कि 7.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, तो उसमें ना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप देखने जाओ तो 60% से भी ऊपर वहां पे महिलाएं। और मेन बिजनेसेस जो है उनकी खेती की जाती है वहां पे, क्योंकि इतना फॉरेस्ट है, तो इसके वजह से ना वहां पे वो लोग है ना बहुत ज्यादा से ज्यादा खेती करते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि अगर कोई आपको खाना ला के दे रहा है और अगर वो आदमी खुश नहीं है तो आपको खाने का मजा नहीं आता है। और जैसे आपने कहा कि भूटान ये ऐसी कंट्री है जो अपने प्रोग्रेस का मेजर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से करती है, तो ऑफ कोर्स जब हम भूटान में लैंड करते हैं या पहुंचते हैं भूटान, तभी हमें वो खुशी दिखाई देती है लोगों में, क्योंकि वो जो संस्कृति है भूटान की, जो कल्चर है, वो बहुत ही एक हैप्पी स्टेट में है, ऐसे दिख जाता है। तो अभी आलोक, मैं जानना चाहूंगा कि पहले बात करते हैं कि भूटान एक ट्रैवलर पहुंचते कैसे है। क्या हम फ्लाइट से ही जा सकते हैं या हम गाड़ी से भी जा सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट और ईस्ट इंडिया ही है, तो एक इंडियन ट्रैवलर को अगर भूटान जाना हो तो कैसे जा सकते हैं। यस नील, अगर भूटान अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी दो रास्ते हैं। एक मतलब आप बाय व्हीकल जा सकते हो, या फिर दूसरा मतलब आप डायरेक्टली बाय फ्लाइट जा सकते हो। फ्लाइट के लिए उनका जो एयरपोर्ट है वो पारो में बना है। और पारो में जो फ्लाइट जो वहाँ पे जो जाती है वो मतलब सिर्फ दो ही एयरवेज है। एक मतलब ब्रूक एयरवेज और दूसरी मतलब भूटान एयरलाइन। ये दो ही एयरवेज है जो वहाँ पे ट्रैवल करती है। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो बेस्ट वे जो है बाय रोड जाने का, वो मतलब आप वेस्ट बंगाल में पुंचुलिंग बागडोगरा में उतरो। बागडोगरा के बाद में अप्रोक्सीमेटली 160 to 170 किलोमीटर की जर्नी करो टुवर्ड्स भूटान की तरफ जाओ। इंडिया का आखिरी गांव जो हमें लगता है वो मतलब जयगांव, और उसके बाद में भूटान का जो पहला गांव जो स्टार्ट होता है वो मतलब पुंचुलिंग। तो पुंचुलिंग से भूटान का मेन एंट्री ये स्टार्ट होती है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो पुंचुलिंग से पारो ये अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर की जर्नी। अगेन पारो से थिम्पू ये 60 किलोमीटर की जर्नी। और पारो से पुनाका, इस टाइम पे हम लोग जाते हैं। पुनाका मतलब भूटान का पहली राजधानी। अभी जो उनकी राजधानी है वो मतलब है थिम्पू, लेकिन जो उनकी पहली राजधानी थी वो मतलब थी पुनाका। पुनाका ओल्डेस्ट उनकी राजधानी थी। तो वहां पे जाने के लिए भी हम लोगों को बाय रोड हम लोग जा सकते हैं, और अगेन रिटर्न हम लोग बाय व्हीकल रिटर्न भी आ सकते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, नील, आपके पास में। एक तो बाय फ्लाइट और दूसरा मतलब आप बाय व्हीकल वहां पे जा सकते ओके,
अब और आपने अभी कहा कि ऑफ कोर्स पारो एक सिटी है, थिम्पू है जो भूटान का कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है, और ऑफ कोर्स पुनाखा भी है। तो एक सिटी से दूसरी सिटी जब जाते हैं हम, तब वहां की रोड कंडीशन कैसे है? रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है, या थोड़ा इधर उधर पॉटहोल्स मिलते हैं, रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है? उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये हिमालयाज में है, राइट? तो हमेशा घाट्स रहेंगे, थोड़े स्ट्रेट रोड्स रहेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा जानना जरूर अच्छा लगेगा। यस डेफिनेटली नहीं। वहाँ के जो रास्ते हैं, वहाँ के रास्ते इतने अच्छे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ये रास्ते बनाए हुए हैं। इसके लिए रोड कंडीशंस वहाँ की बहुत अच्छी है। और आप जर्नी जिस टाइम पे करते हो, ये हिमालयाज में है डेफिनेटली, पर आप हिमालयाज में से आप जब भी जर्नी करते हो तो टोटली घाट जर्नी है, लेकिन बहुत प्यारी जर्नी है क्योंकि व्यूज हमें बहुत अलग अलग नजर आते हैं। और सबको जो थकावट जो रहती है हमारी, वो पूरी थकावट निकल जाती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है। ऑक्सीजन की वजह से हम लोग हमेशा वहाँ पे फ्रेश महसूस करते हैं। और फ्रेश होने की वजह से जो जर्नीज हम लोग करते हैं, वो जर्नीज हमें बहुत प्यारी लगती आपकी आवाज में ही आपका भूटान का प्यार दिखाई देता है या सुनाई देता है, ऐसे मैं कहूंगा आलोक। पर अभी आलोक, भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां पे बुद्धिज्म मेन रिलीजन है। पर ऑफ कोर्स बुद्धिज्म मेन रिलीजन होने के कारण एक खाने के बारे में आपको पूछना था। ऑफ कोर्स आपने कहा कि वहां पे लोग चिलीज बहुत खाते हैं, पर क्या वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, या ज्यादा वेजिटेरियन फूड मिलता है? है। वहाँ पे ना दोनों भी चीज़ें मिलती है। एक मतलब आप वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं और दूसरे जो नॉन वेजिटेरियंस है वो भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप जिस टाइम पे भूटान में जाते हो तो आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको हर एक चीज़ ये बटर या फिर उसी के साथ में चीज़ में डाल के ही दीजिएगा। क्योंकि वो लोग जो सभी चीजें है, वो सभी चीजें वो बटर और चीज में मिक्स करके ही खाते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग, मैंने आपको कहा कि बहुत हैप्पी लोग हैं, बहुत खुश लोग रहते हैं। तो खुश लोगों के लिए थोड़ा सा उनको मीठा रहना भी जरूरत है। तो इसके लिए वो ज्यादा करके ना थोड़ा सा मीठा खाते हैं और बीच में चिली खाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा गर्म रहना है। तो इसके लिए जो नॉर्मली ना सर नील हम लोग कैसे चटनी खाते हैं या फिर समझो अचार खाते हैं, तो यहाँ के ना लोग है ना ईमा दाक्षी करके एक वहाँ की एक चटनी टाइप, जिसके अंदर ग्रीन चिलीज रहती है और ड्राई रेड चिलीज उसमें डाली जाती है और चीज मिक्स करके वो लोग एक चटनी बनाते हैं जो बहुत टेस्टी लगती है। उसी के साथ वहाँ पे केवा दाक्षी करके एक डिश है जो पोटैटो को मिक्स करके उसमें चीज डाल के मैरिनेट करके उसको रख के वो लोग उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करके वो सबको सर्व करते, तो वो भी एक बहुत अच्छी डिश है। नॉर्मली अगर नॉन वेजिटेरियन देखा जाए तो वहाँ पे ना वो लोग क्या करते हैं कि एक तो एग्स और उसमें बटर डाल के देते हैं। दूसरी चीज मतलब मोमोज है आपको अलग अलग टाइप्स के, वेज मोमोज है, चिकन है, बीफ मोमोज वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं जो नॉनवेज में जो प्रीफर करते हैं, वो मतलब बीफ खाना ज्यादा प्रीफर करते हैं। ड्राई बीफ हो या फिर उनको रेड राइस वो खाते हैं, और रेड राइस के साथ में उनको खाना मतलब ड्राई बीफ की जो चीज में मिक्स करके जो सब्जी बनाई जाती है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। पर कैसे ये जो पूरा प्रदेश है ये बुद्धिज्म वाला प्रदेश है, तो यहाँ पे कोई भी जो कटिंग होती है मतलब चिकन की हो या फिर बीफ की हो, ये सभी कटिंग्स भूटान में एक भी बुचरीज ये अवेलेबल नहीं। तो ये जो सभी कटिंग्स होती है ये जयगांव से उनको ये सभी कटिंग करके ये भेजा जाता है। मतलब इंडिया में से जो आखिरी गांव है हमारा जयगांव, वहां से कटिंग करके ये फ्रोजन जो चिकन रहता है या फिर फ्रोजन बीफ रहता है या फिर जो भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है, ये सभी चीजें ये इंडिया से उनको वहां पे ये भेजी जाती ओके। और फाइनली आलोक, जब हम भूटान के बारे में बात करते हैं, या पारो, थिम्पू, पुनाखा या सराउंड्स के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे कौन से साइट सीइंग या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आपके मन में आते हैं कि अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे जरूर आपको जाना चाहिए? है। यस, जिस टाइम पे हम लोग पारो में जाते हैं तो पारो में ना एक ट्रेक है जो टाइगर नेस का ट्रेक। तो ट्रेक इतना खूबसूरत है क्योंकि जो टाइगर नेस की मोनेस्ट्री है वो एक अलग पहाड़ के ऊपर है, लेकिन जो ट्रेक हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो दूसरे पहाड़ के ऊपर से हम लोग शुरुआत करते हैं। और जिस टाइम पे हम लोग चढ़ते हैं वो ट्रेक चढ़ते टाइम जैसे हम लोग हाफ पे तक जाते हैं, तो एक पहाड़ चढ़ने के बाद में हमें लगता है अरे ये तो मॉनेस्ट्री तो बहुत नजदीक में लग रही है। लेकिन वो नजदीक में नहीं होती है, हमें थोड़ा सा और थोड़ा आगे जाके ना इन दोनों पहाड़ों के बीच में ना उन्होंने नील एक अच्छा सा एक फ्लाईओवर बनाया हुआ है जो इतना हमें खूबसूरत लगता है क्योंकि उस फ्लाईओवर के ऊपर आप जब भी खड़े रहोगे तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको पूरी पारो सिटी का व्यू ये नजर आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना
बेहतरीन दृश्य रहेगा कि हम लोग जिस टाइम पे वहाँ पे खड़े हैं और वहां से हम लोग पूरी पारो सिटी का व्यू देख रहे हो, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको जो मोनेस्ट्री है वो नजर आ रही है, और राइट हैंड साइड में वो पहाड़ पूरा नजर आ रहा है जो आप चढ़ के यहाँ पे आए। तो ये सभी देखते देखते आप आगे की तरफ जाते हो और मोनेस्ट्री जाते हो। तो टाइगर नेस्ट की मोनेस्ट्री ना मैं डेफिनेटली लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जरूर 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 वहां पे जाके वो ट्रेक जरूर करना। ट्रेक जब भी हम लोग नीचे से देखते हैं तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जिस टाइम पे आप स्टार्ट करते हो तो आप वहां तक पहुंचे बगैर ये रह नहीं सकते, क्योंकि वो सराउंडिंग एरिया है वहाँ का, सब कुछ आपको इतना आपका मन मोह लेता है ना कि आप डेफिनेटली आगे 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 चल के जाते ही हो। तो जब आप ट्रैक के बारे में आलोक बोलते हो और आपने अभी कहा कि ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पर वो इतना डिफिकल्ट है नहीं, तो क्या सारी एज ग्रुप के ट्रैवलर ये ट्रैक कर सकते हैं या आप कोई प्रिकॉशंस या कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसे बताना चाहोगे हमारे ट्रैवलर्स के लिए जो कभी भूटान फ्यूचर में जाएंगे और आलोक ने हमसे ये कहा था उन्हें याद रहेगा, ऐसे कुछ? यस नील, मैं आपको डेफिनेटली एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में एक ग्रुप में जिस टाइम पे मैं ग्रुप टूर कर रहा था तो उस दौरान मेरे साथ एक 89 ईयर्स के एक अंकल थे। उन्होंने भी ये ट्रेक कंप्लीट किया था। मतलब आप सोचो, वो अंकल वैसे भी फिट ही थे, पर तो भी कि उन्होंने 89 ईयर्स का अगर आदमी वो ट्रेक कंप्लीट कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं सोच सकते। क्योंकि मैं जब भी जिस टाइम पे वो मेरा ग्रुप हुआ तो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वो जब भी ग्रुप करने के लिए गया तो अगेन मुझे वही ट्रेक था। तो मैंने लोगों को वही बोला कि अगर 89 ईयर्स के लोग अगर ये ट्रेक कर सकते तो आप भी डेफिनेटली वो ट्रेक कर सकते। और इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप धीरे 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 जाओगे, बात करते हुए जाओगे, क्योंकि उस ट्रेक पे जाने के लिए ना नील आपको दो वे, मतलब एक मतलब आपकी 11 नंबर की गाड़ी जो आप पैर से चलते हुए वहां पे ऊपर की तरफ पे जाते हो, और दूसरा मतलब आपको वहां पे घोड़े अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लगा कि मुझे हाफ वे तक, क्योंकि जो एक हाफ वे है जहाँ पे ऊपर की तरफ एक उन्होंने कैफे शॉप एक बना के रखा हुआ है, कैफेटेरिया बना के रखा है, तो वहां तक आप घोड़ों से जा सकते हो। और उसके बाद में आप बाय वॉक या आगे की तरफ वो जर्नी ये कर सकते हो। प्रिकॉशंस लेने वाली चीजें मतलब यहाँ पे कैसे है कि आप जितना जल्दी, मतलब जितना जल्दी आप ये ट्रेक स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप नीचे भी आ सकते हो। क्योंकि रात के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, पारो का हो या फिर थिम्पू का हो, पूरा भूटान का टोटली एरिया जो है ये 70% फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो फॉरेस्ट में कैसे होता है कि अंधेरा थोड़ा जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग ये डेफिनेटली चाहेंगे कि आप जितना जल्दी ऊपर की तरफ जाओ और उसके बाद में वो ट्रेक कंप्लीट करके आप नीचे की तरफ भी आओ। प्रिकॉशंस में आपको ट्रेक पे जाते टाइम आपके साथ में स्पोर्ट्स शूज जरूर कैरी कीजिएगा। फिर स्वेटर जैकेट्स जो भी रहेंगे वो आपके साथ में आपको कैरी करने हैं, और उसी के साथ आपका एक पोंचो रहेगा या फिर एक आपके पास में समझो विंडशीटर रहेगा तो वो भी आप कैरी कीजिएगा। क्योंकि पूरा प्रदेश जो है ये फॉरेस्ट होने की वजह से बारिश भी यहाँ पे कभी कभार, तो ऐसे ना हो जाए कि आप वहाँ पे ऊपर ट्रेक करते टाइम आपको कभी बारिश आ जाए और वहाँ पे फिर आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, ग्रेट। और जैसे आपने अभी कहा, और जब मैं भूटान के बारे में पढ़ रहा था तब उनके गवर्नमेंट ने इस टाइम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में 4 पिलर्स मेंशन किए हैं और जो आपके बोलने में जरूर आते हैं, और वो 4 पिलर ऐसे हैं: गुड गवर्नेंस, ये नंबर 1 है। दूसरा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जैसे आपने कहा 70% ऑफ भूटान ये फॉरेस्ट एरिया है। थर्ड वन है उनका प्रेजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, जो आपकी बातों में अभी सुनाई देता है। और चौथा है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आपने कहा कि विमेन पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है और बहुत सारे बिजनेसेस वहां पे फार्मिंग है और बहुत ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जोर देते हैं। तो ये सुन के आलोक बहुत ही अच्छा लगा, और पिछले 20 मिनट हम ऐसे बात करते रहे हैं, पता ही नहीं चला। पर जाते जाते आलोक, और थोड़ा आपसे भूटान के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको और कौन सी चीजें भूटान के बारे में ऐसी पसंद है और जो आपने अब तक मेंशन नहीं किए हैं। नील, मैं वही बताना चाहूंगा कि मुझे वहाँ के लोग बहुत पसंद है। क्योंकि आप जिस टाइम पे जहाँ पे जाते हो, अगर वहाँ के लोग अगर आपसे, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो अगर अच्छी रहेगी तो आप डेफिनेटली वहाँ पे और एक बार जाना चाहोगे। इसके लिए वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इवन भूटान का वेदर भी बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं डेफिनेटली अगेन भूटान बार 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 जा। ऑसम। और आपने वेदर के बारे में बताया, तो आलोक बेस्ट टाइम टू विजिट भूटान आप क्या कहोगे? आप 12 ही महीने भूटान जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कैसे होता है कि हर एक जन को थोड़ी सी ठंड
कितना उनके हिसाब से वो महसूस होता है, उनको कितना लगता है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि भूटान में जाने के लिए 4 सीज़न, एक मतलब स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है और विंटर है। जो समर का जो सीज़न रहता है, वो मतलब मार्च से स्टार्ट होता है टिल मई तक चलता है। और उसमें जो वेदर रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 15, 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस का वेदर है। अगर आप समर में जाना चाहोगे तो समर में कैसे होता है कि वो जून से स्टार्ट होता है टिल अगस्त तक चलता है। तो उसमें भी 21, 22 और 23 ऑन एन एवरेज आप देखोगे ना, तो विंटर तक के जो भी इनके जो टेम्परेचर है वो 21 से लेके 15 के आसपास ही रहते हैं। तो 15 से स्टार्ट होता है और 21 तक रहते हैं। इसके लिए आप वहाँ पे ना कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन सिर्फ मैंने विंटर में क्यों बोला, क्योंकि कभी कभार किसी किसी को क्या होता है कि विंटर में जाने के बाद में किसी किसी को ठंडी उतनी बेर नहीं होती, क्योंकि ठंड ज़्यादा से ज़्यादा विंटर में भी उनका दिन का टेम्परेचर ये 12 डिग्रीज रहता है। मतलब वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में रहता है। और बाकी के महीने मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप कभी भी वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। विंटर में भी आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको ठंडी कितनी बेर होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता ग्रेट, थैंक यू वेरी मच आलोक। आपसे बात करके भूटान, जिसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से काउंट की जाती है, उसी की तरह मेरा भी ग्रॉस हैप्पीनेस बढ़ गया है। थैंक यू वेरी मच आलोक, आप ये एपिसोड पे आए। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम भूटान जैसे ही और बहुत सारे अनोखे डेस्टिनेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू आलोक, थैंक यू लिसनर्स एंड थैंक यू व्यूअर्स ऑन यूट्यूब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। आलोक, जो इंस्टाग्राम पे आलोक लोखंडे के नाम से जाने जाते हैं, और फेसबुक पे भी आप उनको ढूंढ सकते हो। जैसे उन्होंने एपिसोड के स्टार्ट पे कहा कि अगर आपको भूटान के बारे में कभी भी कुछ भी जानना हो तो आप उनको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जरूर मैसेज कर सकते हो, या ऑफ कोर्स आप वीना वर्ल्ड को भी फोन कर सकते हो। एंड भूटान, जैसे उन्होंने कहा कि ये एक ईयर राउंड डेस्टिनेशन है, तो आप जरूर भूटान चाहिए और हमें आपके फोटोज भेजिए, वीना वर्ल्ड को टैग करिए और हम भी आपके फोटोज हमारे सोशल मीडिया पर फीचर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर एवरीवन एंड स्टे सेफ।